नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं कृष्ण, आपका दोस्त लाउडस्पीकर 90 FM से। बात है सन 2007 की। गोरखपुर क्षेत्र में दो संप्रदाय आमने सामने आ चुके थे। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस भी वहां उपस्थित हो चुकी थी। ऐसा मालूम होता था कि दो संप्रदायों के बीच में झड़प या संघर्ष कभी भी शुरू हो सकता है। धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी बनने लगी कि ऐसा लगा कि पुलिस उस जगह को छोड़कर चली जाएगी और बात आम जन के हाथों में चली जाएगी। लेकिन तभी हमारे गोरखपुर के एक बड़े ही माने जाने और प्रसिद्ध हिंदी के पत्रकार पुलिस के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर परिस्थितियों को सामान्य बनाए रखने में बहुत मदद करेगी। आपको यहाँ से जाने पर विचार नहीं करना चाहिए। इतनी सारी बातें और गुटों से बातचीत करने के बाद हमारे हिंदी पत्रकार महोदय ने उस परिस्थिति को सामान्य कर दिया और पुलिस को भी रोकने में सफल रहे। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्रासंगिक मौका था, जो ये बताता है कि हिंदी पत्रकार केवल कलम का सिपाही नहीं है। उसकी पैठ, उसकी सोच, उसका जो तरीका है वो आम लोगों के और ज़मीन से जुड़ करके वो परिस्थितियों को देख पाता है और उनके अनुसार उस पर कार्य कर पाता है। आज हैं हमारे साथ एक विशेष मेहमान श्री शफी आज़मी साहब। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आपके बारे में जितना भी कहूँ कम है, लेकिन कुछ विशेष बातें जरूर मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। आज़मी साहब पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में पत्रकारिता करते रहे हैं और इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण पदों पर भी अपने पदों को सुशोभित किया है। आपको मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप प्रेस क्लब के महामंत्री के रूप में सन 2000 में चुने गए और फिर उसके बाद उसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष के रूप में आपको 2006 में चुना गया सर्वसम्मति से। एक और महत्वपूर्ण पड़ाव इनके करियर में आया जब इन्होंने राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली और बड़ी कार्यकुशलता से सन 2014 से लेकर 2017 तक अपने कार्यों का निर्वाह किया। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जुड़े रहे हैं और 3 से अधिक वर्षों तक एनडीटीवी के साथ इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ पत्रकारिता की है। थोड़ा सा कुछ व्यक्तिगत सवाल मैं करूंगा। जब हम लोग बच्चे होते हैं तो हम लोगों के मन में कई सारे सपने होते हैं और हम लोग कोई पायलट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं, आपकी शुरुआत जो है, आपने कैसे ये विचार, जो पत्रकारिता, एक पत्रकार बनने का जो विचार था आपके मन में, ये कैसे आया? देखिए, बनना तो मैं जाना था प्रशासनिक सेवा में जी, और तैयारी भी उसी हिसाब से हो रही थी मेरी। लेकिन एक घटना ने थोड़ा सा मुझे हिला दिया। इसी शहर में एक जगह हमने देखा कि एक पुलिस वाला अपने बूटों से एक मोची को चौराहे पे मार रहा था। वो बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था और बूटों से मार रहा था। कोई उसको बचाने को हिम्मत नहीं थी किसी की कि कोई बचा सके। अब मैं उस वक्त स्टूडेंट था, तो मेरे अंदर वहीं से एक आग जली कि साहब इन लोगों को सबक सिखाना है। तो ये भाई सबक कैसे सिखा सकते हैं? तो एक रास्ता मुझे मिला कि पत्रकारिता के ज़रिए, कलम के ज़रिए इन लोगों को ठीक कर सकते हैं और जुल्म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और कलम ही एक रास्ता है। क्योंकि प्रशासनिक सेवा में जाते हैं या वहाँ कहीं और जाते हैं आप हैं, तो वहाँ बहुत सीमित बंधन है आपको। लेकिन पत्रकारिता आपको बड़ा एक फलक देती है कि आप लोगों के ख़िलाफ़ लिख सकते हैं। और मेरा मानना है कि अगर जुल्म आप देख रहे हैं और सह रहे हैं, तो एक शेर है कि हमने ये सोचकर तलवार उठा ली बढ़कर, जुल्म सहना भी तो जालिम की तरफदारी है। तो वहीं से मेरे पत्रकारिता का वो हुआ और मैं पत्रकार हो गया। तो सर, शुरुआत कैसे की आपने? अब जब आपने ये निर्णय लिया कि अब आपको पत्रकार बनना है, तो आपने इसके बारे में पढ़ाई या जो? तो ऐसे स्टोरी लिखना शुरू कर दिया। तो कुछ अखबार छपते थे। एक अखबार था, आपको याद होगा,
उसका नाम था नई ज़मीन करके, वो नई दुनिया वालों का हिंदी अखबार हुआ करता था साप्ताहिक में। जी। मैंने एक स्टोरी यूं ही ऐसे लिख के भेज दी और वो छप गई, तो मेरा हौसला थोड़ा बुलंद हुआ। फिर मैं क्रिकेट के खेलता भी था मैं, तो क्रिकेट के जो मैच होते थे उसकी खबर बना के डाल आता था। यहाँ पे तब दो तीन अखबार हुआ करते थे, पेटियों में डाल देता था, वो छप जाता था, हूबहू छप जाता था। तो मुझे लगा नहीं, ये फील्ड हमारे लिए बनी है और हम इसमें अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो बस इस तरह पर मुड़ गया। फिर कुछ अखबार, एक साप्ताहिक अखबार में रहा कुछ दिन, उसके बाद एक दैनिक अखबार निकाला गया हम लोगों कुछ लोगों ने मिलकर, लेकिन वो चल नहीं पाया क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत हम लोग समृद्ध नहीं थे। कोशिश किया गया लेकिन चल नहीं पाया। फिर मैं चला गया फिर स्वतंत्र चेतना में, स्वतंत्र चेतना में रहा। वहाँ से फिर मैं हिंदुस्तान में आ गया 1997 में, 26 अप्रैल 1997 को वहाँ आ गया। वहाँ से मैं हिंदुस्तान में 2014 तक रहा, बस 2014 तक हिंदुस्तान तक सफ़र रहा। फिर यही हमारी कहानी रही अखबार की। हिंदी पत्रकारिता की सेवा कर रहा हूँ, लोगों तक खबरों पढ़ाने की जो ललक थी, जो आग थी, उसको जलाए हुए हूँ, जिंदा रखे हुए हूँ कि ताकि लौ कम से कम वो बुझने ना पाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा। सर मुझे आपकी बातचीत में एक छोटी सी बात जो समझ में आई, आपने स्वयं का एक अखबार शुरू किया, हिंदी दैनिक। नहीं, हमारा स्वयं का नहीं था, वो हम 3-4 लोग थे मिलकर वो करते थे काम, मैं ही देखता था। हम थे और हमारे एक साथी थे, वो लोग मिल करते थे। उसका मालिक दूसरे थे। और आप साझा करना चाहेंगे हमारे साथ नाम अपन उस? जी, बात का नाम था शान पूर्वांचल। शान पूर्वांचल, अच्छा। ये किस दौर की बात है सर? ये 1990 की। 1990 में, तो काफ़ी पहले। जी नहीं, बहुत अच्छा। तो सर जब ये दौर, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, इस दौर में तो एक अलग अलग तरीके के संघर्ष रहे होंगे। आप जब, चूँकि आप युवा थे, आपने बताया कि आप यूं ही लिखने लगे और आपने जर्नलिस्ट को या समाचार पत्रों को अपने लेख भेजे और उन्होंने प्रकाशित कर दिया। किस तरीके के संघर्ष थे सर उस दौर में, आप एक उभरते हुए पत्रकार के रूप में या लेखक के रूप में, जैसे भी? देखिए, तब जो है हमारे पास संसाधन बहुत कम हुआ करते थे। जी। संसाधन के मतलब आज तो हम लोग नेट की दुनिया में हैं, गोते लगाते रहते हैं, लेकिन तब हम लोगों को खुद से खबरें जनरेट करनी पड़ती थी। ऐसे संघर्ष इस तरह करना पड़ता था। अगर मान लीजिए, हम आपसे कल्पना कीजिए कि खजनी यहाँ से मान ली दूर है या बड़हलगंज 60 किलोमीटर दूर है, वहाँ कोई डकैती पड़ जाती थी, तो हम लोगों को दूसरे दिन पता चलता था कि डकैती पड़ गई। वो कैसे पता चलता था कि हम लोग पुलिस ऑफिस जाते थे, वहाँ पे आता था स्पेशल SR कहते थे उसको, स्पेशल रिपोर्ट एक बना के थाने से आती थी वो पुलिस ऑफिस में। तो वो हम लोग मांगते थे, जाते थे, वो टेबल, जिस टेबल पर आती उस टेबल पर हमारी कुछ है तो वो उठा के देते थे SR रिपोर्ट। तो हम लोग देखते थे कि आज डकैती पड़ गई, तो हम लोगों को कम से कम 20 घंटे के बाद ये पता चलता था कि डकैती पड़ गई। अगर वहाँ रिपोर्टर साथी है, जैसे रिपोर्टर होते हैं कस्बों में, तहसीलों में रखे जाते थे, रिपोर्टर हुआ करते थे, तो उनकी खबरें भी, या एक माध्यम था फैक्स का, फैक्स से, तो फैक्स कस्बों में फैक्स की सुविधा नहीं हुआ करती थी। ज़िलों में हम लोगों के ऑफिस में तो होती थी, लेकिन वो क्या करते थे, खबरें लिखते थे और कमांडर जीप चला करती थी सवारी ढोने के लिए, वो आती थी, कनेक्ट करती थी। तो वो जीप ड्राइवर को वो लोग अपना वो रखते थे और वहाँ उनको पकड़ा देते थे अपना पैकेट, और वो लाके यहाँ पर अखबार के दफ्तरों में उपलब्ध कराते थे। तो हम इतनी सूचनाएं जो है इतनी धीमी गति से आती थी कि एक दिन पहले की घटना 20 घंटे के बाद जिला मुख्यालय पर पत्रकार को पता चलती थी। पुलिस तो मान लिया जो बड़ी घटना होती थी वायरलेस के जरिए जान जाती थी, लेकिन पुलिस का पहले भी वही रूप रहा, चेहरा रहा, आज भी वही है कि वो सूचना क्यों आपको देगी? आपको सूचना खुद से लेनी पड़ेगी। सूचना जब आपके पास आ जाएगी तब आप पूछेंगे तो उनको बताना उनकी मजबूरी भी है, उनकी ड्यूटी भी है कि नहीं साहब ऐसे हुआ। लेकिन पुलिस क्यों आप बताएगी कि हाँ साहब ये डकैती पड़ गई? तो तब खबरों को आपको पता करना पड़ता था। आज हमको, हमारे पास खबरें खुद चलकर आती हैं, जी पता भी करते हैं, लेकिन वो जो पता करते हैं उसका नेचर कुछ दूसरा होता है, वो एक्सक्लूसिव होता है। लेकिन रूटीन की खबरें हर साथी को अपने हाथ में मिल जाती है, वो समझिए हाथ में खबरें लेकर चल रहा है। अब जो मेहनत जो हो रही है वो एक्सक्लूसिव के लिए हो रही है कि कितना अच्छा हम कर दें अखबार के लिए, कुछ नया ले आ दें हम स्टोरी जो दूसरे अखबारों में ना हो, दूसरे चैनल में ना हो। लेकिन रूटीन की जो खबरें हुआ करती थी, जैसे डकैती है, ये इस तरह घटनाएं आपको मिल जाती हैं, आपको घर बैठे मिल जाएंगी, मोबाइल पे जरिए मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमने 90 के दशक के बारे में तमाम बातें की, सीनियर पत्रकारिता, आपकी पत्रकारिता। ये भी बात उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के संदर्भ में बहुत सच है कि जो 90 का दौर था, 90 के दशक का जो दौर था, उस दौर में अपराध अपने चरम पे था।
तो सर, एक पत्रकार के रूप में आपके लिए सच का सच दिखाना कितना कठिन या सहज था, और क्या चैलेंजेस थे, क्या संघर्ष थे उस दौर के? देखिए, एक बात इस पे मेरा मानना, चूँकि मैंने क्राइम पे भी बहुत जी रिपोर्टिंग की है। जी आपने बहुत अच्छा रोचक सवाल कर दिया जी ये जानना भी चाहिए। जी तो ये कोई कठिन नहीं होता है, रिपोर्टिंग करना कोई कठिन नहीं होता है। आप परेशान तब होते हैं जब आप किसी का पक्ष में खड़े होते हैं। अगर आप एकदम निष्पक्ष हैं जी, तो मुझे नहीं लगता है कि कभी मुझे ऐसी दिक्कत आई। एक बार कब आपको बताता हूँ कि वाकया क्या हुआ था। एक बार श्री प्रकाश शुक्ला का दौर था 1998 जी, उनके बाद जो दौर चला, तो श्री प्रकाश शुक्ला जब आप बहुत हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में थे। हाँ, तो तब मैं क्राइम नहीं देखता था हिंदुस्तान में, क्राइम देखते थे श्री विनोद शाही जी थे जी। एक खबर छपती, अखबारों में छपी कि श्री प्रकाश शुक्ला ने गोलघर के व्यापारियों से फिरौती मांगी पत्र भेजकर जी। तो ये खबर छप गई। मैं अखबार के दफ्तर में जब घुसा तो एक टेलीफोन बजा, तो मैं अकेला था, मैंने टेलीफोन उठा लिया। इधर से मैंने टेलीफोन उठाया, उधर ऑपरेटर एक उसी का एक्सटेंशन जो है वो कंप्यूटर रूम में भी था, उधर से ऑपरेटर ने उठाया। लेकिन चूंकि मैं उठा चुका था तो ऑपरेटर ने भी कान में लगाए रखा। तो उसने मुझसे कहा कि मैं शिव प्रकाश शुक्ला बोल रहा हूँ। तो मैं कौन शिव प्रकाश शुक्ला? तो उस आदमी ने कहा कि जैसे भोजपुरी मतलब मैं कमज़ोर हूँ, कहा कि अरे जेके आप लोग छापत हैं शिव प्रकाश शुक्ला, हमारा नाम शिव प्रकाश शुक्ला बा। हम कहा बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि ये पत्र जो छपत बा ये हमारा नहीं बा, व्यापारियों को हमारे नाम से कोई पत्र भेजत बा, ये छाप दें कि शिव प्रकाश शुक्ला का पत्र ना है भाई। हमने मैं कैसे जान जाऊँगा शिव प्रकाश शुक्ला का पत्र है कि नहीं? आप कौन शिव प्रकाश शुक्ला? हो सकता है आप शिव प्रकाश शुक्ला की मार्केट ख़राब करने के लिए फ़ोन कर रहे हो, मैं कैसे जानूँ कि शिव प्रकाश शुक्ला का फ़ोन है? कहा अच्छा। हम कहा तो कैसे जानिए? वो कहा कैसे जानिए कि हमारी शिव प्रकाश शुक्ला बाटी? तो मैंने कहा कि आप मुलाकात कर लीजिए, जहाँ कहिए मैं आ जाता हूँ। तो कहा उसने कि उस आदमी ने कि अच्छा मरवा के प्लान बा। हम कहा नहीं, जहाँ आप कहें वहाँ मैं आ जाता हूँ, अपने लोगों से आप मुझे उठा लीजिए और अपने पास ही मैं देखूंगा, जानूंगा, तभी खबर छपेगी कि आप तो शिव प्रकाश शुक्ला। क्योंकि मेरा ये काम नहीं है किसी की मार्केटिंग करना या किसी की मार्केटिंग ख़राब करना। हो जाता है वो शिव प्रकाश शुक्ला की पत्र हो, आप कोई दूसरे आदमी बोल रहे हो जी जी जी, तो ख़राब कर रहे हो, तो हम सामने सामने। अच्छा कहाँ घर बा? तो हमने बताया कि आप तिवारीपुर थाने के पीछे से आइएगा, ऐसे ऐसे आइएगा, मेरा ये नाम है, मैंने बता दिया। ऑपरेटर वहाँ सुन रहा था वो बातचीत एक्सटेंशन पे, वो बहुत डर गया, बहुत ज़्यादा। हमने फ़ोन रख दिया। बाद में शाही जी आए जब, तो उसने बताया ऑपरेटर ने, कह रहे ऐसे फ़ोन था शिव प्रकाश शुक्ला का और ऐसे से बात इन्होंने की। मैं जा चुका था फील्ड में, मैं लौट के आया तो शाही जी, अच्छा फ़ोन वगैरह का ज़माना था नहीं कि बुला लें फ़ोन करके। अब हम निकल गए ऑफिस से, पता नहीं कहाँ गए। जब मैं आया देखा बहुत परेशान थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मानते भी थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते थे। तो परेशान कहा तुमने ऐसे क्यों कर दिया? अब क्या हो गया? कहीं उनको पता नहीं बताना चाहिए था, एड्रेस नहीं बताना चाहिए था। हमने क्या हो जाएगा बस बोलते, कहा नहीं जानते हो, वो बहुत है, वो दिमाग का वो सिफरा है, ये है वो है। ठीक है कोई बात नहीं है, बात आई ख़त्म हो गई। अच्छा चूँकि वो भी बड़े एथिक्स वाले, बड़े सिद्धांत बड़े उसके वो आते, तो उन्होंने इसके जिक्र पुलिस से नहीं किया। अच्छा हाँ, कहा भाई क्यों अखबार के दफ्तर में हम बताने लगे कि साहब वो माफिया का फ़ोन है, उसने धमकी तो दी नहीं कुछ है। मैंने एक बात मुझसे पूछी, धमकी तो दी नहीं, क्यों पुलिस को बताया जाए? पुलिस हमारा ये काम थोड़ी का, पुलिस बताया हमारे पास फ़ोन आया था। अपनी बात कोई भी कह सकता है अखबार के दफ्तर से फ़ोन करके। तो बात उन्होंने भी, अच्छा वो भी निडर आदमी थे, उनके भी बड़े किस्से वाक़े मशहूर थे शाही जी के भी। तो मेरा मानना है कि जब हम ब्रीच करते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं कि आपसे भी मिलेंगे और उधर भी मिलेंगे, उधर की बात इधर करेंगे, उनके कहने पे कोई खबर लिखेंगे या उनके कहने पे कोई खबर रोक देंगे, तभी हम खतरे में पड़ते हैं। अगर आप किसी अपराधी, किसी माफिया के बारे में कुछ लिखते हैं, आपको ऐसा खतरा नहीं होता। वो एक आध कहीं भी अपवाद हो सकता है, सुन सकते हैं किसी माफिया ने किसी खबर के लिए किसी की हत्या कर दी हो, किसी को कर दिया हो, तो खबर को लेकर तभी होता है जब कहीं ना कहीं से आपके इधर उधर होते हैं। खबर को लेकर हम लोग बहुत माफिया, यहाँ कई माफिया अभी जिंदा भी हैं, कुछ मारे जा चुके हैं, उनके खिलाफ भी लिखा, नाम लेना उचित नहीं है। खूब लिखते थे खबरें, कभी हम लोग को धमकी नहीं मिली, कभी वो नहीं मिला, क्योंकि हमारा कोई उनसे दुराव नहीं है। हमारा काम था जैसा है वैसा दिखा दो समाज को, वैसा बता दो। हम खबर होती थी, खबर छाप देते थे, ना पुलिस के कहने पे कुछ छापते थे, ना किसी बदमाश कहने पे खबर रोकते थे। तो हमको कोई मतलब नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। हम सबसे जो है मिलते थे। तब वो आदरणीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी भी थे, आदरणीय वीरेंद्र प्रताप शाही जी भी थे। मैं दोनों लोग मिलता था, दोनों लोग प्रणाम करता था, दोनों लोग के पास जाता था। वो मिलते उनको प्रणाम करते, वो मिलते तो उनको प्रणाम करते थे।
तो कभी कोई दिक्कत कभी किसी से नहीं आई। दिक्कत किसको आती थी? जो उधर भी बैठते थे, उधर बैठते थे, उधर नहीं बैठते थे, उधर की बुराई करते थे। उनको लगता था कि ये उधर की कह रहा है, ये उनको लगता था ये उधर की कह रहा है, तो उसको दिक्कत आती थी। और दिक्कत आएगी ही अगर ऐसा आप करेंगे तो। अगर आप निष्पक्ष बने हुए खबर से जी रहे हैं, खबर में कर रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जी जी जी, ये तो बड़ा ही अच्छी बात आपने कही कि तटस्थ रहना सदैव उचित है। यही पेशा, ये हमारी पेशागत ये नीति भी है, सिद्धांत भी है, पत्रकारिता का धर्म भी है। जी जी जी, बहुत अच्छा। जी सर, एक विषय जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जब आपका इंट्रोडक्शन हो रहा था तो उसमें मैंने चर्चा करी थी कि आप अध्यक्ष भी रहे प्रेस ट्रस्ट के, प्रेस क्लब के। सर, तो आप पत्रकारिता कर रहे थे और तमाम चीज़ें आपके जीवन में ऑलरेडी हो रही थी, आप आगे भी बढ़ रहे थे, अलग अलग समाचार पत्रों से भी जुड़ रहे थे। ये अध्यक्ष होना या फिर महामंत्री का पद जो ऐसे आपने संभाला सन 2006 में आप अध्यक्ष बने, तो इसका निर्णय आपने मतलब कैसे लिया और क्या चैलेंजेस थे उस दौर में जब आप अध्यक्ष बन गए क्लब के? चूँकि आप एक बहुत बड़ी टीम के जो है हेड के रूप में कार्य कर रहे थे, तो उस दौरान फिर आपने क्या कुछ ऐसे कोई चेंजेस रहे हों जो आप लेकर के आए हों एज अ प्रेसिडेंट या कुछ ऐसा? देखिए, जब मैं महामंत्री चुना गया जी, तब तक प्रेस क्लब बन चुका था, गठन हो चुका था। तीसरी कार्यकारिणी थी, दूसरी निर्वाचित कार्यकारिणी थी। श्री आनंद राय जी अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था, और बहुत सहयोगी स्वभाव के और बड़ा लोकतांत्रिक शख्स हैं, और सबकी बात सुनना, सबको करना, लेकर चलना। हम लोग के दोस्त भी रहे, मित्र रहे, हम लोग साथ में क्राइम रिपोर्टिंग भी करते थे जी। तो फिर हम लोगों ने ये तय किया कि साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है, हम आय का साधन कैसे हो, कर्मचारी है उसको कैसे दिया जाए। तो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ शुरुआत कराई कि साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी वो बजरिए प्रेस क्लब ही सूचना जाएगी जी। तो समाज ने भी अप्रिशिएट किया उसको। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, डॉक्टर्स किया करते थे, उन्होंने भी इसको हमारा सहयोग किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब के जरिए होने लगी, यहाँ बुकिंग होने लगी वहाँ के जरिए भी। तो उससे क्या हुआ, प्रेस क्लब में गहमा गहमी और एक चहल पहल बढ़ गई। जो प्रेस क्लब तालाबंद रहता था वहाँ बैठना उठना शुरू हो गया, तो सक्रियता आई और वो वहाँ पे रौनक शुरू हो गई। अब आज उसका रूप आप देख रहे हैं जी जी। तो ये उसी वक्त से 2000 से ही हम लोगों ने शुरू की। वो दूसरी कार्यकारिणी थी निर्वाचित जी जी जी। और जब आप 2006 में जब आप अध्यक्ष बने, तब उसके बाद उस दौरान अब उसमें काम हमने बहुत किए, काम तो बहुत किया, लेकिन अब वो काम गिनाना ठीक नहीं है। हमने काम करके कोई एहसान तो किया नहीं। पत्रकार साथियों ने विश्वास किया था हमारे ऊपर, ये बेहतर करेंगे, अच्छा कर सकते हैं। साथी बहुत प्यार करते थे, तो इसलिए उन्होंने चुना। तो हमने जितना हो सकता था हमने किया। अभी उसको गिनाने का मतलब ये है कि अभी गिनाएंगे तो लगे उसके दूसरे अर्थ भी निकाले जाएंगे, क्या मैं अगले साल भी फिर लड़ने वाला हूँ। तो अगर यदि कार्य की बात न की जाए तो कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण जो उस दौर में आपके कार्यकाल हम बहुत, जब हमारा कार्यकाल शुरू हुआ जी, तो दो बड़े तीन हमारे ऊपर झंझावातों से एक साल के अंदर 365 दिन के अंदर 3 झंझावात हमने झेले जी। और हमने क्या, सारे पत्रकार साथियों ने उस पर वो किया, संकट रहा सारे पत्रकार साथियों में। पहला, जब हमने निर्वाचन हुआ, अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था, जीडी में विवाद हो गया। एक अधिकारी की बदतमीजी की पत्रकारों के साथ होने के बाद वहाँ विवाद हो गया, वहाँ ज़्यादा बड़ा विवाद हो गया। हम जब वहाँ पहुँचे तो हम लोगों को कमरे में बंद कर दिया गया, और 200-300 लोग घेर लिए कर्मचारियों ने। हम लोगों को लगा कि अब हम लोगों को मार दिया जाएगा। तो उसमें भी अच्छे भी लोग थे, उसमें कुछ अधिकारियों ने हम लोगों को सेफ भी किया, और वहाँ से हटा के फिर दूसरी जगह किया। जब ये लोग आक्रोशित हो गए बहुत ज़्यादा आगे, तो अधिकारियों ने ही वहाँ के हम लोग किया। जब तक पुलिस आई उससे पहले अधिकारी हम लोगों को सेव कर चुके। तो हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं समाज में जी जी। तो वो उसके बाद वो ज़्यादा विवाद ज़्यादा आगे बढ़ गया। वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसमें मुकदमा वगैरह FIR वगैरह भी कराई गई। फिर जिसके खिलाफ FIR कराई गई थी, जिसने बदतमीजी की थी, जो कुछ किया था, वो हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने मुझे कहा कि ये अध्यक्ष नहीं है बल्कि गुंडा है, और ये है एलिगेशन लगाते हुए वहाँ रिट दाखिल की मुकदमा अपना कराने के लिए, और क्वेश कराने के लिए अपने मुकदमे को FIR को जी। हाई कोर्ट से नोटिस वगैरह आई, तो हम लोगों ने उसके जवाब वगैरह दिया। तो खैर न्यायालय तो बहुत हर चीज़ों को पहलू को देखता है, पर समझता है। तो वहाँ से हमको राहत मिली, और माना गया कि नहीं साहब, उनके जो FIR हुई वो सही हुई है। तो ये घटना सबके सामने थी, अधिकारी भी जानते थे, सब कुछ था। दूसरा, फिर एक चिकित्सक के यहाँ घटना हो गई। एक पत्रकार साथी हैं, उनके भाई का साथ कुछ पैर काट दिया गया था, कुछ हो गया था, उसको लेकर वहाँ विवाद हो गया। वो हम लोगों ने वो लड़ाई थी। फिर
क्या वो लड़ाई भी आपकी कोर्ट तक गई या? नहीं, वो कोर्ट तक नहीं, FIR कराया गया, चिकित्सक को गिरफ्तार कराया गया। जी जी। उसके बाद फिर अब इसमें हमारे 365 दिन में सारे दिन जा रहे हैं ना। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, GDA में जो घटना हुई थी उसमें तमाम पत्रकारों के सर फूट गए थे, हॉस्पिटलाइज कराया गया था। कई पत्रकारों को लगा कि जैसे कि ब्रेन हेमरेज हो गया है। बहुत वो लंबी वो चल गया था, बहुत ज़्यादा दिन हम लोग उसमें जूझते रहे सारे लोग। मगर उसमें हमने एक चीज़ देखी, संपादक से लेकर और रिपोर्टर तक सब एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे जी। दो घटनाएं ऐसी थी कि मतलब उसमें कोई ये नहीं था कि हम संपादक हैं तो हम सड़क पर नहीं आएंगे। सब लोग सड़क पर आ गए थे अपना दफ्तर छोड़कर। शाम का वक्त था और सब लोग दफ्तर छोड़कर वहाँ पहुँच गए थे मौके पे। तो वो एकता की जो हमको ताकत मिली कि सब हमारे साथ है, तो उसने 365 दिन हमको ऊर्जा दी काम करने की। तो हमने उसमें बहुत काम किए, AC लगवाया, हाल में बहुत कुछ काम किए। लेकिन अब उसका चर्चा करने का ये मंच भी नहीं है कि उस पर किया जाए, क्योंकि हमको आगे इलेक्शन पे लड़ना नहीं है। फिर उसके अर्थ निकाले जाएंगे, अर्थ निकाले जाते हैं। हमने जो किया, पत्रकारों ने हमारे पे विश्वास किया था, हमको चुना था, हमको बढ़िया था कि साहब ये प्रेस क्लब का कल्याण करेंगे और इनको जिम्मेदारी दी जाती। तो हमने केयर टेकर के हैसियत से, अध्यक्ष के हैसियत से नहीं बल्कि केयर टेकर की हैसियत से मैंने काम किया। और समाज में मैंने कभी उसको जाकर नहीं बताया कि मैं अध्यक्ष, मुझे मेरा अपना मानना था, स्पष्ट मानना था कि साहब आपको चुना गया है एक संस्था को चलाने के लिए, उसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं, कैसे उत्थान आप उसमें कर सकते हैं। तो उसमें हमने वो किया। अंतिम जब था हमारा कार्यकाल ख़त्म हुआ था तो एक घटना हो गई, हमारे अमर उजाला के कुछ साथियों का एक्सीडेंट, दुर्घटना हो गई वहाँ पे दोहरी घाट के पास। उसमें कई साथी हमारे इस दुनिया से चले भी गए। तो उनको और जो घायल थे उनको मंगवाया गया वहाँ से, दोहरी घाट में पड़े हुए थे, कोई पहचानने वाला था कि पत्रकार हैं। तो इन्फॉर्मेशन आ गई तो रात में हमने 3-4 बजे करके बुलवाया, फ़ोन करवा गए। एक हॉस्पिटल है वहाँ पे, उनका बड़ा एहसान हमारे ऊपर रहा, पत्रकारों पे भी रहा। डॉक्टर अजीज़ अहमद हैं, उन्होंने नर्सिंग होम अपने 5 बजे भोर में खोल दिया, सारे डॉक्टर्स बुला लिए। तमाम साथियों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। उन्होंने बहुत बेहतर इलाज किया, बहुत अच्छे तरीके से किया। बाद में हम लोगों ने उनका और उनकी पूरी टीम का जो डॉक्टर थे, उसमें डेंटल भी थे, न्यूरो भी थे, सारे लोग थे। एक साथी का हमारे जबड़ा उड़ गया था, उसने डेंटल ने किया, आज बहुत अच्छा है और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, अच्छे से काम कर रहा है। तो फिर हम लोगों ने उन डॉक्टरों का अभिनंदन भी किया, क्योंकि हमारा ये काम है कि अगर कोई अच्छा कर रहा है, कोई हमारे साथ खड़ा है, तो हम उसका सम्मान भी करें, हम उसका सहयोग भी करें। तो हमने डॉक्टरों की पूरी टीम को फिर बुलाकर एक सम्मान समारोह आयोजित किया। हो गया। तो ये 365 दिन बड़ा झंझावातों से हम लोग जूझते रहे, लेकिन वो उस पत्रकारों की एकता ने बहुत मुझे ताकत दी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपका जो 1 साल रहा, काफ़ी इवेंटफुल रहा होगा। आप इसे इवेंट कह सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा इवेंट। आज की जो भाषागत वो है, जो मार्केट के वो है कि इवेंट जो आप कह सकते हैं इवेंट, हम उसको इवेंट नहीं मानते, हम उसको बड़ा छेपक का तौर मानते हैं। बड़ा बड़ी हमारे ऐसी घटनाएं हुई और आपने देखा, और मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितने सारे संघर्ष देखने पड़े होंगे उस दौर में। जो अभी मैंने कुछ देर पहले शुरुआत में 2007 की घटना का उल्लेख किया, तो थोड़ा सा आप कुछ उसके बारे में बताएंगे हमें? देखिए, वो होनीपुर मोहल्ला था, वहाँ पे मुहर्रम के जुलूस के दौरान कुछ विवाद हो गया था। उसी को लेकर दोनों लोग, भीड़ बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था। यहाँ SPCT एक हुआ करते थे, नाम मैं उनका नहीं लूँगा, 2007 है तो लोग जान ही जाएंगे क्या है। और कुछ हुआ कुछ नहीं था और नारे लग रहे थे। तो बीच में वो खड़े थे, उनकी गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी में बैठे, अपने ड्राइवर से उन्होंने कहा कि चलिए, चलो अब दंगा हो गया। तो मैंने उनकी बाँह पकड़ी, उनको बाहर निकाला। हमने कैसे आप कह रहे दंगा हो गया, अभी एक कंकड़ भी नहीं चला है, दंगा का खड़े रहिए यहाँ पे। फिर मैंने SSP थे राजा श्रीवास्तव साहब, उनको फ़ोन किया, उनको बताया सिचुएशन ऐसी है, फोर्स 2 तरीके से भेजिए, एक इधर से एक उधर से भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं यहाँ पे संभाल रहे हैं। हम थे और कमलेश सिंह साहब जो राष्ट्रीय सहारा के सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो थे। हम दोनों लोगों ने वहाँ संभाला और बहुत जूझते रहे। जूझने के बाद लोगों को समझा बुझा कर भी, डांट डपट के भी, जैसे भी होता, जो भी हिकमत थी, मतलब फोर्स आ गई और वो सब भीड़ को इधर उधर कर दिया गया। बाद में 25 जनवरी का दिन था, वो 2007 25 जनवरी थी। रात में 12 बजे SSP का मेरे पास फ़ोन आया, कल 26 जनवरी है, परेड ग्राउंड में आपको सम्मानित किया जाएगा। तो हमने क्यों सम्मानित किया जाएगा? कहा कल आपने दंगा बचा लिया और इंस्पेक्टर की रिपोर्ट भी आई है कि बहुत मेहनत की हमने और कमलेश सिंह ने, और उसकी वजह से नहीं हुआ। तो हमने कहा नहीं, हमने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, पुलिस के लिए कोई काम नहीं किया, हमने अपने शहर पे को बचाया है और ये हमारी जिम्मेदारी है एक नागरिक के तौर पर भी और एक शहरी के तौर पर भी कि हम अपने शहर को बचाए रखें, यहाँ पूरी तरीके से शांति कायम रहे, ये हमारी जिम्मेदारी। तो हमने अपनी जिम्मेदारी की है, हमने आपके सम्मान, आपके पुरस्कार के लिए काम नहीं किया है। मैं वो पुरस्कार लेने नहीं गया और मैंने उसको
ठुकरा दिया। सर ये जो बातें हो रही हैं इसके चारों तरफ देखते हुए एक चीज़ मुझे याद आ रही, बॉलीवुड की फिल्मों में जब भी हम पत्रकार को देखते हैं या जब भी टीवी पे ऐसा हमने देखा है बार बार पत्रकार को, तो हमेशा ये देखा है कि ये फाइनेंशियली बहुत रिवॉर्डिंग फील्ड नहीं है पत्रकारिता। तो आपने इस तरीके के जो संघर्ष आपके रहे, चाहे 90s के जब आपने बताया कि इतनी दूर दूर से सूचनाएं आती थी, या जो आपकी सारे संघर्ष की बात आपने करी, जो पत्रकार साथियों का जो भी उनके साथ दुर्घटनाएं हुई, कभी संघर्ष हुआ प्रशासन के साथ में या जैसा भी, तो ऐसी परिस्थिति में वो आप कैसे इस चीज़ को आप लोग कैसे इस चीज़ से निपटते हैं या उसको आप कैसे ओवरकम करते हैं? देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे, पहले और अब में एक अंतर तो है जी। पहले हम लोग ये मुफलिसी का पेशा कहा जाता था। जी जी, ये बड़ा मुफलिसी का पेशा है जी। और हम लोग सत्तू पी के और सत्तू खा के भी जी जी काम करने का वो था। जी। अब ये ग्लैमराइज हो गया बहुत। जी, अब माना जाता है, पहले हम लोग साइकिल से चलते थे, शुरुआत साइकिल से, फिर वो छोटी सी वो आई हीरो पुक तो ले लिया गया, उससे चलने लगे। तो ग्लैमर नहीं था वहाँ, ये था करना है, कुछ करना है, बेहतर करके देना है। तो ग्लैमराइज अपने को नहीं करना है कि हमको सुख सुविधा हो, हमारे पास 4 मोबाइल हो और एप्पल का ये हो, आईफोन हो, ये नहीं था, ये था कि करना है। अब ये कुछ एक दौर ऐसा आया जब पहले बहुत वेतन भी बहुत कम हुआ करते थे। अच्छा, वेतन के साथ खर्चे भी कम हुआ करते थे। जी जी जी। देखिए तब खर्चे बहुत, शौक भी बहुत कम होता था और खर्चे कम थे। अब तो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं कि मोबाइल के खर्चे बढ़ गए, तमाम ऐसे खर्चे, गैर ज़रूरी खर्चे दिखाई दे रहे हैं। और पत्रकार अब ग्लैमराइज हो गया, अब वो ग्लैमर की दुनिया में भी आ गया। तो अब कार भी चाहिए, अब एक बात में कहने लगा, अगर पत्र भी है और कार भी है तो पत्रकार है। एक बात ये भी कहने लगे लोग कि अब कार है नहीं है तो पत्रकार कैसे हो, इसके बाद पत्र भी हो कार भी हो तो पत्रकार है। अब ये चीज़ें आने लगी। अब पैसे की ज़रूरत है अब वाकई वो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब अखबार दे नहीं रहे हैं। अब अखबार बहुत अखबार हैं, अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज है और पूरी तरीके से सिक्योरिटी भी है, जॉब सिक्योरिटी भी है। अब जो बहुत से हैं कॉर्पोरेट तरीके से, जिन लोगों ने अखबार, बड़े बड़े अखबार, हम उनका नाम बेहतर नहीं समझते लेना, क्योंकि 4 का लेंगे तो 4 का दबाव बनेगा कि ये क्यों नहीं देते हैं, आवश्यक नहीं है। तो तमाम जो बड़े अखबार हैं, बड़े संस्थान हैं, वो दे रहे हैं, अच्छी सैलरी दे रहे हैं, अच्छे पैकेज दे रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से। अब लाइफ भी अच्छी हुई है पत्रकारों की, ठीक हुआ, अच्छा लगता है देखकर कि भाई इनके पास सुख सुविधाएं सब कुछ है। तो क्या सर ये हर विधा पे लागू हो रहा है, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो? हाँ, सब पे लागू होता है। जी जी, सब पे लागू होता है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक सब पे, बल्कि दोनों अच्छे तरीके से कर रहे हैं और दोनों की तरफ से अच्छा पेमेंट भी हो रहा है। जी सर, क्या चैलेंजेस होते हैं दोनों मीडियाज़ को लेकर के, या जैसे आप दोनों क्षेत्रों से जुड़े रहे हैं और अभी हम लोगों ने उसके ऊपर थोड़ा सा उस पक्ष के बारे में बात भी कर ली है। तो जब बात होती है कि वो पत्रकारिता की, तो प्रिंट मीडिया है और साथ ही साथ जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो दोनों, हालांकि आपने कुछ टच अपॉन किया है इन विषयों पे, लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली अगर आप कुछ बताना चाहें इन दोनों के बीच। दोनों में बहुत फ़र्क है जी, बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि ऐसे चैनल है, अगर कोई चीज़ न्यूज़ चला रहा है जी, मान लिया उसमें कोई गलती हो गई, भाषा की गलती हो गई, व्याकरण की गलती हो गई या कोई तथ्य की गलती हो गई, तो अगली बार वो उसको करेक्ट कर लेगा या डिलीट मार देगा जी, उसको नहीं चलाएगा, विजुअल सही कर लेगा जी। अखबार में ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। अखबार दस्तावेज होता है जी। 2000 साल के बाद जब दुनिया पलट जाएगी और कभी खुदाई होगी और कोई अखबार निकलेगा तो माना जाएगा फलां अखबार ये था, इसमें फलां रिपोर्टर, मान लिया कृष्णा जी इसमें रिपोर्टर थे, कोई कृष्णा था रिपोर्टर, ये खबर लिखा था जी जी जी, वो दस्तावेज है जी। उसमें आपको कोई गुंजाइश नहीं बचती है, वो छप गया जी, तो जैसा है वैसे छप गया। वो एक एनालॉजी मेरे मन में आ रही थी अभी जब बाबा बता रहे थे कि जो प्रिंट मीडिया है वो कहीं ना कहीं थिएटर है जो ऑन स्टेज होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो कहीं ना कहीं फिल्म है जहाँ पे रीशूट पॉसिबल है, लेकिन थिएटर में ऐसा संभव नहीं है। एक और विषय आपसे, आपके कार्यकाल से ही जुड़ा हुआ है। आप अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रहे और एक महत्वपूर्ण कार्यकाल लगभग 3 वर्षों का आपका रहा। उस दौर में आप पत्रकारिता से दूर रहे, आप वहाँ के सदस्य भी रहे अल्पसंख्यक आयोग के और साथ ही साथ आप उसके प्रवक्ता भी रहे। तो जब आप कैमरे के उस तरफ गए या क्या कहते हैं लिखनी के उस तरफ गए, तो आपने किस तरीके से इस जो दूसरी दुनिया थी, जब आप इस दुनिया में आप आए तो आपने अपनी पहली दुनिया को किस तरीके से परसीव किया? आपका क्या दृष्टिकोण था? क्या कुछ नया आपको देखने को मिला या फिर कुछ नए आपके मन में अलग विचार आए या कुछ नया आपने अनुभव किया?
देखिए, मैं वहाँ पे नयापन के ही गया था कि सीखने के लिए कुछ देखा जाए ये दुनिया कैसी है। जी जी। अब यहाँ हमने बहुत दिन तो पत्रकारिता कर ली जी। 14 साल नहीं, 17 साल तक तो हम हिंदुस्तान में ही रहे जी। तो युवा का थोड़ा सा चेंज किया जाए जी। तो उधर हम गए थे, लेकिन सिर्फ हमको एक चीज़ खराब लगती थी, लगी उधर उस तरफ जब गए, उस पार हम गए तो हमको एक चीज़ खराब लगी जो इधर रहते हुए मुझे खराब नहीं लगी थी कि ज़बरदस्ती, हाँ, ऐसे हमसे ज़बरदस्ती अपने सवाल का जवाब लेने की कोशिश कि हम जो चाह रहे हैं, जैसे तब मुझे ये लगा कि पत्रकार जो है अपने सवाल का जवाब पहले से तय करके आता है जी, ये जवाब मिला जी, यही जवाब मिलना चाहिए जी, तो वो ज़बरदस्ती उसी पर घेरता रहेगा, उसी पर करते ताकि वो उसके जवाब पर आ जाए जी जी जी। तो वो ज़बरदस्ती वाला, जैसे मेरा मानना ये था कि हम लोग कोई सवाल किया और जवाब हम लोग को नहीं देना है, हमने इग्नोर कर दिया, हटा दिया, नहीं भाई आगे नेक्स्ट, तो आगे आप बढ़ जाइए, ज़बरदस्ती मत करिए। मगर वहाँ माइक ज़बरदस्ती करना नहीं, बता दीजिए, यही खराब लगा कि हम यही करते थे। तो सर, आप वापस से जब पत्रकारिता में लौटे तो क्या इसमें आपने बदलाव किया? हाँ, हमने अब ये तय कर लिया कि भाई आप सवाल जब करेंगे, अगर उसने जवाब नहीं दिया, नहीं साहब ठीक है दूसरा कुछ करिए, तो हम उसको छोड़ देंगे। आप कोशिश करेंगे तो एक दो बार करेंगे, आदत कहाँ जाती है, इतनी पुरानी आदत कहाँ जाएगी। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम उसको अपने जवाबों पर ले आए, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हमने ये सीखा वहाँ से। जी 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 जी। सर, बहुत कमाल की हम लोगों ने बातें करी हैं अब तक और बहुत कुछ जानने को मिला है इतने आपके 30 साल से ऊपर के करियर के बारे में, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला आज आपसे। एक अंतिम सवाल जो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में और आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, वो है एआई का इंटीग्रेशन। आप एक हिंदी प्रिंट मीडिया के पत्रकार रहे हैं और साथ ही साथ आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी पत्रकार रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? और ये पिछले 4-5 सालों में बहुत तेज़ी से इसमें हमारे इस सिस्टम में आ गया है, हर जगह पे आ गया है। आप सिर्फ पत्रकारिता की बात नहीं करूँगा मैं। तो आप एक प्रिंट मीडिया के पत्रकार के रूप में, आप वर्तमान में चूँकि प्रिंट मीडिया से ही जुड़े हुए हैं, तो आप उसके पत्रकार के रूप में एआई के इंटीग्रेशन को कैसे देखते हैं? क्या ये ऐसा भी माना जा रहा है कि नौकरियां खा जाएगा? तो इस तरीके के विषयों पे आपका क्या सोचना है? देखिए, बहुत ज़माने से बात चल रही है जी, कि पहले था कि टीवी आ जाएगी। 2000 में जब 24 घंटे का चैनल आ गया तो लगा कि साहब तो 24 घंटे दिखाएगा तो अखबार कौन पढ़ेगा। जी जी। देखिए, अखबार की जो विश्वसनीयता प्रिंट की है जी, जो उसकी अपनी जगह है, वो ख़त्म नहीं होगी जी, मेरा विश्वास है जी जी, कि उसकी ख़त्म नहीं होगी कभी, क्योंकि वो आदत है। टीवी पर खबर देखने के बाद, न्यूज़ चैनल पे खबर देखने के बाद लोग उसकी पुष्टि अखबार से ही करते हैं। जब अखबार में छपता तो मानते हैं कि हाँ ये सही है, ठीक है, नहीं तो माना जाता है कि वो एआई का कमाल होगा, या वो जब अखबार में छप जाता है तो माना जाता है कि नहीं ये पक्की बात है, ये घटना हुई है, ऐसी हुई है। तो अच्छा, अब हमको जो है इस पेशे में एआई किसी एक चीज़ से सतर्क रहना चाहिए कि हमको विश्वसनीयता को बनाए रखना है। वहाँ पे खतरे हैं कि हमको एआई का इस्तेमाल अपने उसको बढ़ाने के लिए करना चाहिए, सूचनाओं को, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, लेकिन सतर्क रहना चाहिए और विश्वसनीयता को बनाए रखना चाहिए। आते जाते एक छोटी सी बात और आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि हम लोग एक FM चैनल हैं और आप ने शुरू में बहुत सारे शेर इत्यादि भी कहे, तो हमारे इस पार्टिंग वेज जब हम लोग इस सिचुएशन में हैं, तो कोई एक ऐसा शेर जो आप कहना चाहेंगे? नफस कहते हैं सांसों को जी जी, हम उसे भी कहते हैं। उसमें आपके लिए शुभकामनाएं भी हैं जी, आपके लिए हमारी तरफ से प्रशंसा भी है और आगे काम भी आएगी। कि शेर है, नफस करते हैं, कोई अशोक साहिल साहब हैं, बड़े शायर हैं, मुजफ्फरनगर का शेर है जी। नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचकर ठहरना कमाल होता है। क्या बात है। तो आप बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं, ये हमने बता दिया, और आप बुलंदियों पर फिर ठहरे रहें, इसके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कार्यक्रम में हमारा साथ दिया और हमारे साथ इस शो में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा आपसे, और आपके लाउड स्पीकर को भी बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमको मौका दिया जी, और बहुत हमने अपनी बात खुल कर रखी जी, हर तरीके का आपने कोई कहीं से बीच में अवरोध नहीं उत्पन्न किया जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी, हमने अपनी बात कही जी। थैंक यू, धन्यवाद सर। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।